अगर आप लोगों ने अभी तक के सदगुरु के केस के बारे में नहीं सुना तो ये वीडियो आप पूरी देखना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि सदगुरु का केस क्या है। ईशा फाउंडेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर भगवान शिव की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि ये दोनों ही त्यौहार बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते होंगे, या फिर आपने इंस्टाग्राम की रील पर कहीं ना कहीं इस ईशा फाउंडेशन के बारे में सुना होगा। इसके संस्थापक है सदगुरु। सदगुरु का वैसे तो असली नाम जग्गी वसुदेव है, लेकिन जो इनके भक्त है या जो इनके चाहने वाले हैं इन्हें वो प्यार से सदगुरु के नाम से बुलाते हैं। ये जो सदगुरु की फाउंडेशन है जिसका नाम ईशा फाउंडेशन है, इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में एक अपील की जाती है। अपील करने वाले होते हैं तमिलनाडु के एक रिटायर्ड ऑफिसर, ठीक है। वो ये अपील करते हैं मद्रास हाईकोर्ट के अंदर कि जो सदगुरु की ईशा फाउंडेशन है इन्होंने इनकी दोनों बेटियों को जबरदस्ती ब्रेन वॉश करके या फिर गुमराह करके सन्यासी बनाया हुआ है, और इन दोनों बेटियों से ये मुझे मिलने भी नहीं देते। अब जैसे ही मद्रास हाईकोर्ट में इसकी अपील की जाती है, अपील के बाद ही मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की पुलिस को ऑर्डर देता है कि जितने भी पुराने चार्जेस हैं इस फाउंडेशन के खिलाफ उन सबकी फाइल हमारे पास चाहिए और जाकर इनकी फाउंडेशन की जांच हो। अब जैसे ये ऑर्डर पास होता है, अगले दिन तमिलनाडु में करीब 150 पुलिस वाले इस फाउंडेशन के अंदर घुसते हैं, वहाँ पर जाकर पूरी तरीके से जांच करते हैं। जांच करने पर उन्हें जो मिलता है उसे सुनकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि जांच करने पर वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। वो सब चीज़ें नीट एंड क्लीन रहती है, कोई भी एक भी केस उन्हें नहीं मिलता, और ना ही कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है कि जिससे ये साबित होता है कि ये लोगों का ब्रेन वॉश करके ज़बरदस्ती यहाँ पर रखते हैं और उन्हें संन्यास दिलवाते हैं। इसके बाद जब उन दोनों बहनों से पूछा जाता है कि क्या आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती रखा गया है, क्या आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती गुमराह करके सन्यासी बनाया गया है, तो उन दोनों बहनों को क्लेरिफिकेशन आता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही तो हम लोगों को गुमराह किया गया है, ना ही हम लोगों से यहाँ पर ज़बरदस्ती हो रही है, और ना ही यहाँ पर हम ज़बरदस्ती से सन्यासी बने हुए हैं। हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर रहते हैं। Regarding the allegation that our parents have given that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here, I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. दोनों बहनों की क्लैरिफिकेशन के बाद होना तो ये चाहिए था कि जो भी कार्रवाई या फिर जो भी जांच ईशा फाउंडेशन के ऊपर चल रही है उन सभी को तुरंत रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मद्रास हाईकोर्ट उल्टा सदगुरु से सवाल करने लग जाती है कि आपने अपनी लड़की की तो शादी कर दी, आपने अपनी बेटी की तो शादी करके उसे सेटल कर दिया, लेकिन आप क्यों दूसरों की बेटी को, बहनों को या फिर दूसरी महिलाओं को सन्यासी बनाने पर तुले हुए हो। जब सदगुरु को ये लगता है कि हाईकोर्ट से हम लोगों को राहत नहीं मिल रही है तो सदगुरु इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में सदगुरु महिलाओं को या फिर किसी को भी जबरदस्ती सन्यासी बनाने पर तुले हुए हैं। इस बात का जवाब हम लोगों को सदगुरु के पुराने स्टेटमेंट से मिलता है, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि हम लोगों के पास हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन आती है ब्रह्मचर्य या फिर सन्यासी बनने की, लेकिन हम उसमें से 8 या 10 लोगों को चुनते हैं, 8 या 10 एप्लीकेशन को चुनते हैं, वो भी ऐसे नहीं क्वालिटीज़ को देखकर। और ये बात वो अब से नहीं पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं। Every year, hundreds of applications for brahmacharya comes. We just choose 8-10 people out of that, looking at various qualities and various possibilities. दूसरी बात, ईशा फाउंडेशन के अंदर ब्रह्मचर्य धारण करने वाले या फिर संन्यास लेने वालों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन उसी फाउंडेशन के अंदर एक मंदिर है जिसे लिंग भैरवी मंदिर कहा जाता है। उसके अंदर हर साल पता नहीं कितने लोगों की शादी होती है, कितने जोड़ों की शादी होती है। जिस फाउंडेशन के ऊपर आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये लोगों को ज़बरदस्ती सन्यासी बना रहा है, तो फिर आप खुद ही सोच कर देखो कि वो उससे ज़्यादा संख्या में शादियाँ क्यों करवाएगा। ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट में एक माँ बता रही है कि जब उनकी लड़की 25 साल की थी तो ईशा फाउंडेशन में उन्होंने अपनी लड़की को भेजा था, लेकिन वहाँ पर उनसे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई या फिर कोई भी दबाव नहीं डाला गया संन्यास ग्रहण करने के लिए, बल्कि जब से वो ईशा फाउंडेशन में से वापस आई है वो और ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। मतलब समझ रहे हो, योग हमारी ज़िंदगी पर इफेक्ट डालता है और बहुत ही पॉजिटिविटी वाला इफेक्ट डालता है अगर हम योग को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। और वैसे भी योग हमारी सनातन संस्कृति का एक अटूट अंग है। हम संन्यास की बात कर ही रहे हैं तो ये मेरे हाथ में महाभारत है, संक्षिप्त महाभारत जिसे कहते हैं। इसमें कोई श्लोक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन है। इसके अंदर एक अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व के अंदर वर्णाश्रम के बारे में बताया गया है। अगर किसी को संन्यास ग्रहण करना ही है तो अपने धर्म के अनुकूल करिए ना। हमारे महाभारत के अंदर 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और फिर लास्ट होता है संन्यास आश्रम। वनप्रस्थ आश्रम के अंदर आपको जंगल में जाना पड़ता है, उससे पहले आपको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ता है जहाँ पर आप शादी करके अपनी गृहस्थी को संभाल जाएं। लेकिन गृहस्थ आश्रम से भी पहले आपको विद्या ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना पड़ता है, जो कि गुरु के अंडर में ही होता है। तो हमारे धर्म के अंदर कभी भी डिप्रेशन नाम की चीज़ होती नहीं थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से सभी आश्रमों के अंदर लोग घुसते थे। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर 10-10, 12-12 साल के लड़के भागवत की कथा कर रहे हैं, कैसे 10-10, 12-12 साल के लड़के अपने से बड़े लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जबकि उनकी खुद की उम्र अभी किसी अच्छे गुरु के अंडर में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की है।
सदगुरु पर वापस आ जाता है। सदगुरु की वीडियो देखने के बाद और उनकी स्टेटमेंट को सुनने के बाद और ये ट्वीट देखने के बाद हम लोगों को ये तो पता चल रहा है कि जो सदगुरु की फाउंडेशन है, ईशा फाउंडेशन, वो लोगों से जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप संन्यास ग्रहण करो। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की पहली सुनवाई पर क्या फैसला किया? इस केस की पहली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से ये केस अपने पास ट्रांसफर करवा लिया और मद्रास हाई कोर्ट को बोला कि आप आश्रम जैसे जगहों पर सीधे ही पुलिस बल या फिर सैनिक नहीं भेज सकते, और पुलिस वालों को भी कहा कि अब ये जो आप तहकीकात कर रहे हो, ये कार्रवाई कर रहे हो, ये तुरंत ही रोक दी जाए, और अगर आप कोई रिपोर्ट बना दो तो रिपोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के पास नहीं, हमारे पास आनी चाहिए। यानी कि पहली ही सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन की बात को सुना, समझा, और ये देखने के बाद कि दोनों बहनों अपनी मर्जी से वहां पर रह रही है, ये सुनने के बाद ये सारे के सारे फैसले लिए। अब क्या जा रहा है कि इसकी अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की जब अगली सुनवाई होगी, जो कि 18 अक्टूबर को बताई जा रही है कि होने वाली है, अगर ये सुनवाई होती है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ईशा फाउंडेशन को इस केस के अंदर क्लीन चिट दे देगा, उन दोनों बहनों की गवाही को सुनने के बाद और भी लोगों की गवाही को सुनने के बाद, या फिर जो कार्रवाई आएगी उन्हें देखने के बाद, क्योंकि कार्रवाई के अंदर अभी तक तो जो सदगुरु के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें वो दोषी साबित हो रहे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।